इलाहाबाद जंक्शन से हर सुबह एक तांगा सवारी बैठाती और खुलदाबाद, हिम्मतगंज, चकिया पर सवारी उतारती चढ़ाती। जंक्शन से 5 किलोमीटर दूर स्थित कसरिया जाती और फिर वहां से इसी तरह इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन आती। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक सवारी ढोने का काम चलता रहता। ये तांगा फिरोज अहमद का था, जिससे वो जीविका चलाने के लिए सवारी ढोते थे। फिरोज अहमद गद्दी बिरादरी के मुसलमानों में यादव थे, जिनकी इलाहाबाद पश्चिमी और नवाबगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी आबादी है। ये लोग शौकिया घोड़े और व्यावसायिक रूप से गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पालकर दूध का व्यवसाय करने के लिए जाने जाते हैं। इस बिरादरी का परंपरागत पहनावा सफेद कुर्ता, सफेद तहमद और सफेद साफा था। अतीक अहमद जीवन भर इसी वेशभूषा को धारण किए रहे। कसरिया या कसारी मसारी फिरोज अहमद का पुस्तैनी गांव था। उसी गांव के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद ने 1972 में घर बनवाया और अपने 2 बेटों अतीक अहमद और खालिद अजीम उर्फ अशरफ और 3 बेटियों शाहीन और परवीन और सीमा के साथ चकिया में रहने लगे। 10 अगस्त 1962 को जन्म लेने वाले और जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उम्र के 17 साल में अतीक अहमद पर पहला केस दर्ज हुआ और साल 1979 में अतीक अहमद पर अपने गांव कसारी मसारी में ही भेड़ चराने वाले लड़के की हत्या का आरोप लगा और वह इसमें नामजद हो गए। आरोप था कि झगड़े में उस लड़के के सर पर चोट लगी और वह मर गया। अतीक अहमद कक्षा 9वीं पास थे। 10वीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुके थे और वह दोपहर बाद अक्सर अपने अब्बा फिरोज अहमद के उसी घोड़े पर बैठकर इलाहाबाद के पुराने इलाके नखास, कोना, अटाला और रोशनबाग में आया करते थे। 1984 में रोशनबाग के छोटे मोटे दबंग वाहिद राइफल के यहाँ अतीक अहमद बैठकी लगाते थे। कभी कभी होटल से चाय भी लाते थे। वाहिद राइफल के लिए पान लाते थे। चूंकि अतीक अहमद बेहतरीन घुड़सवारी और पहलवानी करते थे, इसलिए कम लोगों को पता होगा कि उन्हें लोग पहलवान के नाम से भी जानते थे। सफेद घोड़े पर बैठकर सफेद कुर्ता, सफेद तहमद और सफेद साफा बांधे लंबी मूछों वाले अतीक अहमद रोशनबाग, अटाला और नखास, कोहना पर पहचाने जाने लगे। उस समय इलाहाबाद में भुक्कल महाराज का एक छत्र राज था। उनके पिता पंडित जगत नारायण करवरिया की कौशाम्बी, जो उस समय कौशाम्बी इलाहाबाद का हिस्सा था, वहां पर उनकी धाक थी। पंडित जगत नारायण करवरिया कौशाम्बी के घाटों और बालू खनन के बेताज बादशाह थे। उनके 2 बेटे थे, श्याम नारायण करवरिया उर्फ मौला महाराज और विशिष्ट नारायण करवरिया उर्फ भुक्कल महाराज। भुक्कल महाराज अपने समय के सबसे बड़े बमबाज थे। ये दोनों भाई इलाहाबाद आए और शहर के कल्याणी देवी मोहल्ले में हवेली बनवाकर रहने लगे और बालू खनन के साथ साथ रियल एस्टेट के धंधे के बेताज बादशाह भी बनकर उभरे। शहर में घर खाली करवाने या विवादास्पद जमीन मकान खरीदने के मामले में ये लोग सिद्धहस्त हो गए और इससे काफी संपत्ति बनाई। तब इलाहाबाद में भुक्कल महाराज का एक छत्र सिक्का चलता था। उनके नाम की दहशत थी। दरअसल इलाहाबाद गंगा जमुना के घाटों से बालू खनन के लिए प्रसिद्ध है और गंगा और जमुना से बालू निकालने के लिए यहाँ दर्जनों घाट हैं और यहाँ का रिवाज है कि जिसकी सरकार उसके लोगों की घाट और घाट का बालू। कांग्रेस की सरकार में करवरिया इन घाटों के बेताज बादशाह थे। भुक्कल महाराज का दुर्भाग्य कहिए या अतीक अहमद का सौभाग्य कि कौशाम्बी का रास्ता चकिया से होकर गुजरता था, अब भी गुजरता है। भुक्कल महाराज जब भी कौशाम्बी जाते तो तमाम जिप्सी और महिंद्रा जीप की गाड़ियों के काफिले में उनके बैठे लोग अपने असले बाहर निकालते। अतीक अहमद को ये नागवार लगता कि कोई उनके मोहल्ले से असले का प्रदर्शन करते हुए जाए। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने हाथों में असला लिए भुक्कल महाराज का काफिला रोक लिया और दबंगई से चेतावनी दी कि कल से काफिला गुजरा तो असला गाड़ी के बाहर नहीं दिखाई दे वरना। भुक्कल महाराज की काफी उम्र हो चुकी थी। पंगा लेने की बजाय उन्होंने अक्लमंदी दिखाई और अगली बार से काफिले ने रास्ता ही बदल दिया। शहर में इसे लेकर सनसनी फैली और इस घटना ने 23 से 24 साल के अतीक अहमद को शहर में चर्चित कर दिया।
ये दौर था जब इलाहाबाद में सलीम शेरवानी की टॉर्च और बैटरी जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट की भारत में तूती बोलती थी। उसी दौर में संभवतः 1984 या 85 में जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी और कहा जाता है कि सलीम शेरवानी ने तब हड़ताल खत्म कराने के लिए अतीक अहमद की मदद ली और अतीक अहमद ने हर कर्मचारी के घर जाकर अपनी दबंगई से उन्हें मजबूर किया कि वे काम पर आएं और हड़ताल खत्म हो गई। इसके बाद अतीक अहमद इलाहाबाद में दबंग के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब हुए, मगर उन्होंने तब तक न किसी से हफ्ता वसूला, न किसी को परेशान किया, न किसी की जमीन मकान कब्जा किया, न किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नजर उठाई। और उसी समय क्यों, उनका आपराधिक जीवन जैसा भी हो, पर उन्होंने मरते दम तक कभी किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नजर नहीं डाली। सन 1989 और 90 के उसी दौर में इलाहाबाद नगर महापालिका के पार्षद का चुनाव होने वाला था और तब किसी आरोप में अतीक अहमद जेल में थे और वहीं से वो चकिया से निर्दलीय सभासद के प्रत्याशी बने तो शहर भर में हाथ में बेड़ियों और जेल की सलाखों को पकड़े अतीक अहमद के बड़े बड़े कटआउट इलाहाबाद की सड़कों पर पट गए। उधर सभासद के चुनाव में सरायगढ़ी और नखास कोना से निर्दलीय ही खड़े हुए चांद बाबा 5 फीट 2 इंच के पतले दुबले और सर पर हर वक्त गोल टोपी पहने उलट खोपड़ी वाले चांद बाबा के नाम सरायगढ़ी में जिसमें फरोशी का धंधा करने वाली औरतों को लगातार बम मारकर मीरगंज भगाने का कारनामा दर्ज हो चुका था। उसी समय इलाहाबाद में चौक के आसपास चांद बाबा नाम का खौफ था। नाम इतना बड़ा कि पुलिस भी चांद बाबा से पंगे लेने से कतराती थी। न सिर्फ पुलिस बल्कि नेता भी चांद बाबा के आपराधिक वर्चस्व से डरते थे। चांद बाबा उलट दिमाग का शख्स था, बात करते करते आउट हो जाता था, तुरंत ब्लड प्रेशर हाई, तुरंत गाली गलौज करने लगता और मारपीट शुरू कर देता था। उसका गैंग भी वैसा ही खतरनाक था जिसमें जग्गा और छम्मन जैसे खतरनाक बमबाज शामिल थे। कहा जाता है कि इलाहाबाद की कोतवाली का गेट तक चांद बाबा के डर से उस समय बंद हो गया जो कभी भी बंद नहीं हुआ करता था, ना फिर कभी बंद हुआ। इस चुनाव में अतीक अहमद ने जेल से ही जीत दर्ज की और चांद बाबा ने भी जीत दर्ज की और शहर में चांद बाबा के सामने अतीक अहमद आ खड़े हुए। कहा जाता है कि चांद बाबा से अजीज पुलिस और स्थानीय नेताओं, विशेषकर इलाहाबाद उत्तरी से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक ने चांद बाबा के बराबर अतीक अहमद को खड़ा करने में खूब मदद की। अगले एपिसोड में बताएंगे आपको इससे आगे की कहानी। तब तक के लिए खबर उत्तराखंड को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।